खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बेहतर इलाज नहीं मिलने पर आरती बालिका गृह की बच्ची ने तोड़ा दम, घोर लापरवाही हुई उजागर। बहादुरपुर में सब रजिस्ट्रार के रीडर को घूस लेते किया ट्रैप, रजिस्ट्री करवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने जहर खाकर दी जान, भोपालगढ़ के ग्राम माधोगढ़ का था निवासी। और धूमधाम से मन रहा गोविंद देव मंदिर का स्थापना दिवस, वहीं विजयनगर मैदान पर शाम वंदना महोत्सव का हुआ शुभारंभ। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। चिकित्सा सेवाओं में सुधार और जरूरतमंद वर्गों को सरकारी योजनाओं में लाभ पहुंचाने के आए दिन हो रहे दावों के बीच एक मासूम ने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। अलवर के आरती बालिका गृह की 12 वर्षीय बालिका की लापरवाही के चलते मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बालिका प्रियंका 2 वर्ष पूर्व अरावली विहार थाना पुलिस को काला कुआं में घूमती हुई मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया, जहां से उसे आरती बालिका गृह भेजा गया था। वह वर्तमान में 5वीं कक्षा की छात्रा थी। 31 जनवरी को अचानक तबीयत खराब होने पर उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से शिशु चिकित्सालय भेज दिया गया। MRI के दौरान बच्ची के ब्रेन में TB की पुष्टि हुई और ऐसे में उसे वेंटिलेटर पर रखकर जयपुर रेफर करने की सलाह दी गई। आरती बालिका गृह के संचालक चेतराम सैनी का कहना है कि पिछले 4 साल से विभाग की ओर से उन्हें अनुदान नहीं दिया गया है। बच्ची को रेफर करने के लिए सहायक निदेशक रविकांत को बार-बार पत्र भेजा गया और फोन से भी संपर्क किया गया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में इलाज के अभाव में बच्ची ने 11 फरवरी को दम तोड़ दिया। 3 दिन तक शव मोर्चरी में रखा रहा और आधार कार्ड के जरिए परिजन भी मिल गए। इसके बाद पता लगा कि प्रियंका के पिता की वर्ष 2012 में मौत हुई थी और मां अपने तीनों बच्चों को लेकर किसी अन्य आदमी के साथ चली गई। वहां से प्रियंका भाग आई थी। फिलहाल मृतक बच्ची के परिजन के साथ गांव के लोग अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर आरती बालिका गृह संचालक, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा और बाल अधिकारिता विभाग एक दूसरे पर ही आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि 2 साल से बच्ची के माता पिता का पता नहीं लगा था और उसकी मौत के 48 घंटे के बाद ही पुलिस परिजनों को लेकर आ गई। प्रियंका हरियाणा में पलवल के हतीन उड़ीथल गांव की रहने वाली थी। उधर CWUC के अध्यक्ष राजेश शर्मा के अनुसार 10 फरवरी को बच्ची को जयपुर रेफर करने की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत विभाग के सहायक निदेशक को अवगत करा दिया गया था, लेकिन आगे इलाज कराने की जिम्मेदारी विभाग की थी। साथ ही बालिका के परिजनों को नहीं ढूंढने में भी विभाग की लापरवाही रही है। हालांकि बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं दी गई और बालिका की मौत होने के बाद बताया गया, जबकि आरती बालिका गृह को जयपुर ले जाकर इलाज कराना चाहिए था। जो हमारे पास में लगभग 2 वर्ष पहले आई थी, अरावली विहार थाने को लावारिस घूमती हुई काले कुएं में मिली थी। अरावली विहार थाने ने CWC के आदेश से हमारे पास प्रेस दिलवाया था और बालिका तब से रह रही है और इस समय वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत थी बच्ची। ये 26 जनवरी के बाद में ये बच्ची स्कूल जा रही थी रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं थी। 29 तारीख को थोड़ा बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण स्कूल नहीं गई, तो हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो थोड़ी तबीयत डाउन बताई, तो हमने तुरंत सैटेलाइट चिकित्सालय में 29 तारीख को दिखाया। तो वहाँ डॉक्टरों के द्वारा जो जांच करवाई थी ब्लड वगैरह की सबकी, तो नॉर्मल थी। बाकी एक्सरा भी करवाया था उन्होंने, तो लग रहा था कि इस बच्ची के TB है सीने पर।
लेकिन उन्होंने जैसे ट्रीटमेंट दिया और एक इंजेक्शन बोला था उन्होंने, भाई एक 600 mg का इंजेक्शन लगना है, तो उन्होंने बच्ची को कुछ खिलाने के लिए बोला, तो हम होम पे ले आए, बच्ची को खिला के फिर बाद में ले गए, इंजेक्शन भी लगा दिया था। नेक्स्ट दिन कोई जांच रह गई थी जो जयपुर जानी थी, तो वो 30 तारीख को हमने जांच करवाई। उसके बाद में बालिका को जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो इंजेक्शन वगैरह वो तो दे दिए थे। अचानक रात में तबीयत खराब होती है लगभग 4 बजे, तो अविलंब हमने सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में दिखाया। यहाँ इन्होंने बोला कि बालिका की उम्र 14 साल से छोटी है, तो आप शिशु चिकित्सालय ले जाएं। तो हम वहाँ ले गए, उन्होंने बच्ची को आईसीयू में रखा कि भाई इसको एडमिट कर रहे हैं, तबीयत खराब है। उसके बाद में बच्ची 5 दिन तक आईसीयू में रही और उन्होंने एमआरआई भी करवाई थी। एमआरआई पे पता लगा कि इसके ब्रेन में टीबी है, तो उसका ट्रीटमेंट जारी रखा। बच्ची में सुधार हुआ और जनरल वार्ड में उसको शिफ्ट कर दिया 5 तारीख को। 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जनरल वार्ड में थी। शाम को लगभग 5 बजे आसपास तबीयत खराब हुई, डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन किया। हम यहाँ जो हमारा साथ में थी स्टाफ, बच्ची को देखा, तो हमने भी आकर देखा कि तबीयत खराब है, बच्ची को तुरंत वापस आईसीयू में लिया। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास बच्चों में इतना बड़ा आईसीयू वार्ड नहीं है, न वेंटिलेटर है। तो रात को लगभग 10 बजे हमने इस बच्ची को बड़े हॉस्पिटल में राजीव गांधी में वेंटिलेटर पे लिया। 12 बजे तक मैं बच्ची के साथ में यहीं रहा, वेंटिलेटर के पास में स्टाफ था पूरा। और उसके बाद में सुबह 6:51 पर बच्ची की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही अविलंब हम हॉस्पिटल पहुंचे। जो भी प्रक्रिया करनी थी वो हमने कानूनी जो विधिक प्रक्रिया वो करवाई और बच्ची को मोर्चरी में रखवा दिया। आज बच्ची को 3 दिन हो चुके हैं, क्योंकि परिजनों को ढूंढने के लिए काफ़ी सीडब्ल्यूसी ने मैं पूछा था, वो कह रहे हैं हमने 3 बार एसआई रिपोर्ट सहायक निदेशक को दी, लेकिन आज तक हमें रिपोर्ट नहीं दी। बच्ची को जैसी तबीयत खराब हुई 31 जनवरी 2025 में, तो मैंने सहायक निदेशक को भी लेटर दिया था, बाल कल्याण समिति को भी लेटर दिया था, फोन से व्यक्तिगत अध्यक्ष साहब को बता दिया था कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और जयपुर रेफर के लिए किया है, रेफर टिकट भेज दिया। उन्होंने तुरंत 10 तारीख को लेटर लिखा सहायक निदेशक को कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और बालिका गृह को 4 साल से अनुदान नहीं दिया रहा आपके द्वारा, और इस कारण से इस बच्ची की सुरक्षा करना और बच्ची को जयपुर तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। बच्ची के साथ कोई भी अनहोनी घटना घटती है तो उसका स्वयं सहायक निदेशक जिम्मेदार होगा। लेकिन बाल अधिकार विभाग ने इतनी लापरवाही की है कि बच्ची को न तो देखा आज तक कभी, और जब बच्ची मृत होगी उसके बाद में ये प्रक्रिया कर रहे हैं कि सब हमको पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं, बल्कि रेगुलर लेटर जा रहे हैं सीडब्ल्यूसी के। मैंने भी लेटर भेजा है। लापरवाही कुल मिला के यदि बच्ची समय पर ये सहायता देते तो निश्चित रूप से बच्ची का जीवन जयपुर जाके बच जाता। सूचना तो जी कल हमारे भाई है अशोक, उसके पास गई थी उस हाँ पुलिस वाले गए थे कल। उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा ठीक है जी सर, हम कल आएंगे लेने के लिए। तो बोलो जो तुम्हारी जो उसमें रहती थी वो लड़की एक्सपायर हो गई। जी इसमें रहती थी ना आश्रम में। हाँ तो तुम्हारी लड़की एक्सपायर हो गई, बताओ तुम लाना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा सर हम कल लाएंगे, कल ले आएंगे उसको। कहाँ की रहने वाली थी? हम यहाँ उड़ी करते, हाँ हतीन के पास। तो ये यहाँ पर क्यों रहनी थी? अब बता तो दी आपको जी, उसकी जो मम्मी थी उसको लेकर फरार हो गई, किसी आदमी के साथ भाग गई होगी। फिर अब हमको तो मालूम नहीं थी कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती वो। बालिका बीमार होने की वजह से उसको राजकीय चिकित्सालय अलवर में एडमिट करवाया गया था 31 जनवरी को, जहाँ से उसका निरंतर उपचार चल रहा था। और उपचार के दौरान मस्तिष्क में ट्यूबरकुलोसिस होने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा अभी तक प्राथमिक जो है उसमें बताया गया है। जी, वो बालिका गृह के जो संचालक हैं उनके द्वारा विभाग को पर आरोप लगा रहे हैं कि बजट नहीं दिया गया है। इस मामले में इस पर भी पूर्व में गबन के आरोप लगे, क्या पूरा मामला है? बालिका गृह संचालक द्वारा वर्ष 2022 में जो बिल विभाग को प्रस्तुत किए गए थे उसमें
लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का गबन करने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप विभाग द्वारा शिवाजी पार्क पुलिस थाने में FIR संख्या 279/2022 दर्ज करवाई थी, जिसमें दौरान अनुसंधान उस पर आरोप प्रमाणित भी हुए हैं। सभी संस्था जो फर्म जो बिल लगाए गए थे उन्होंने कहा कि हमारे बिल नहीं है, तो इस वजह से ये इस प्रकार के आरोप लगाता है। विभाग द्वारा इसे गैर अनुदानित घोषित किया गया था उसके पश्चात में। तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि इनकी लापरवाही है, बच्ची को इलाज कराना, और क्योंकि आजकल तो राजस्थान में मुफ्त इलाज होता है, तो इलाज में पैसे की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से क्यों दिक्कतें आई? राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर एक व्यक्ति को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवा रही है, और उसी की कड़ी में जो पूरा इलाज है वो निःशुल्क होता है, भले ही वो अलवर में हो या भले ही जयपुर में या कहीं भी जो राजकीय संस्थान है वो उत्कृष्ट संस्थान है। तो ऐसी पैसे से संबंधित कोई समस्या इसमें नहीं थी प्रकरण में। आपको सूचना दी गई थी इस बच्ची के बारे में? कोई मेल आया है किसी लिखित में? मुझे किसी भी प्रकार से कोई सूचना इसमें नहीं दी गई थी। तत्पश्चात मेरे द्वारा किसी, जैसे आपके मीडिया की सोर्स के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई, तत्काल में उसी समय मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने सारी स्थिति को देखा। मैंने अपने जहाँ की बच्ची मूल निवासी थी पलवल के संबंधित DCPO से वार्ता की। वहाँ से मैंने वहाँ के लोकल अधिकारी उनको बच्ची के घर भेजा, परिजनों से बात की, आईओ से बात की। ऐसे ये सारा घटनाक्रम, सारी प्रक्रिया मैंने तत्काल की। फिर उसके कुल मिलाकर हैरत की बात है कि बालिका को अच्छे इलाज के लिए जयपुर नहीं ले जाया जा सका। इसके लिए ना तो बालिका गृह संचालक के पास शुरुआती रकम थी और ना ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारी का दिल पसीजा। संचालक ने इसे लेकर भामाशाहों से संपर्क करना भी उचित नहीं समझा, अन्यथा सेवाभावी लोग इतनी मदद तो कर ही सकते थे। मासूम बालिका अस्पताल के बेड से उठकर खुद को मदद मांगने के लिए जाने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में प्रियंका की जान चली जाना सभी के लिए एक तमाचे की तरह है। बहादुरपुर उप तहसील में ACB की कार्रवाई सामने आई है। यहां रीडर 15,000 की घूस लेते ट्रैप हुआ है। ACB ने सब रजिस्ट्रार के रीडर दिनेश कुमार मीणा को पकड़ा है। उस पर रजिस्ट्री करवाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। भिवाड़ी ACB टीम ने अलवर में यह बड़ी कार्रवाई DSP परमेश्वर के नेतृत्व में की है। वहीं कार्रवाई के चलते उप तहसील परिसर में खलबली मच गई। मेरे को परिवादी के द्वारा 11/2 को टेलीफोन आया था कि साहब मेरी रजिस्ट्री लेने की एवज में मेरे से उप पंजीयन कार्यालय के 2 बाबू जो हैं 15,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, जिसका मैंने कांस्टेबल को भिजवा के सत्यापन करवाया। सत्यापन में ये बात आई कि ये 15,000 रुपये रजिस्ट्री की एवज में मांग रहे हैं, जिसका आज दिनांक 13/2 को ट्रैप का लेआउट किया गया। दौरान ट्रैप कार्रवाई रंगे हाथ बाबू दिनेश मीणा जो रजिस्ट्री की डिलीवरी करता है वो अपने पैसे लेते हुए उससे बरामदगी भी हो गई और वो ट्रैप हो गया। दूसरा बाबू यतेंद्र था जो कार्रवाई की भनक लगते हुए यहाँ से फरार हो गया, जिसको पकड़ने के प्रयास जारी है। सर, उपपंजीयक कार्यालय है, अधिकारी भी यहाँ मौजूद मिली है, क्या पूरा उनको लेकर संलिप्तता सामने आई है? उपपंजीयक अधिकारी से इस संबंध में इनकी भूमिका जो भी है वो अनुसंधान के दौरान पता की जाएगी और दौरान अनुसंधान इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। अभी गिरफ्तारी एक ही हो पाई है? अभी एक ही गिरफ्तार हुए हैं, दूसरे की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और बाकी की रकम लागत बरामद 15,000 रुपये बरामद हुए हैं। 15,000 की डिमांड थी। किसी एवज में ये रजिस्ट्री इनकी हो चुकी थी, रजिस्ट्री देने की एवज में उन्होंने पैसे मांगे थे। या तो कॉमर्शियल करवा लो, कॉमर्शियल नहीं है तो 15,000 रुपये हमें आपको देने पड़ेंगे, जो मांग सत्यापन में क्लियर कर। मामला सर मेरी रजिस्ट्री का था सर। 31 तारीख को मैंने रजिस्ट्री मेरी करा ली थी, तो मैं यहाँ पर बहादुरपुर इनके पास आया। सारा मेरा कार्यवाही जितनी भी थी रजिस्ट्री की सब कंप्लीट हो गया। तो रजिस्ट्री जब मैंने फ़ोन किया इनको तो इन्होंने बोला कि अभी रजिस्ट्री तैयार है, ले जाइए। तो उसके बाद में जब मैं आया तो मुझे 15,000 रुपये की डिमांड करने लगे थे। पहले मैडम ने बोला था कि आपकी ये कमर्शियल में जाएगी, कमर्शियल का 68,000 रुपये जो भी है वो चालान आप बनवाइए। फिर बाद में उसके बाद में मुझसे बाबू के थ्रू डिमांड हुई थी कि 15,000 रुपये दे दो, आपको रजिस्ट्री आपकी मिल जाएगी। बाबू कौन था? बाबू एक तो दिनेश था और दूसरे का नाम वो पता नहीं था, सत्येंद्र जो। हाँ, दोनों बाबू ने हमसे बात करी है। इसमें सब रजिस्ट्रार का कोई रोल है? सब रजिस्ट्रार का भी सर रोल तो जब होगा जब, क्योंकि उनके पीछे ही है बाबू का रोल जो है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि 5 मिनट रुको तो बात करते हैं, तो उसके बाद में ही बाबू ने बात की हमसे। डिमांड तो बाबू ने की है। डिमांड करने के बाद आपने क्या प्रोसेस किया? डिमांड करने के बाद सर एक बार तो हम यहाँ से बात करके मैडम से दोबारा बात करिए, फिर उसके बाद हम भी चले गए। फिर उसके बाद हमने ACB को कॉल करके उसको सूचना दी। उसके बाद ये जो कार्यवाही
कितने रुपए की डिमांड करी थी? 15,000 रुपये की। वैसे तो बोलते थे मैडम 20,000 रुपये मांग रही है, लेकिन 15,000 में हम करा देंगे। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव माधोगढ़ में 18 वर्षीय युवक ने इस वजह से जहर खा लिया कि परिजन शादी के लिए दबाव बना रहे थे। जानकारी के अनुसार युवक फारूक खान 1 वर्ष से सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। इन दिनों वह घर आया हुआ था और परिजनों ने इकलौता होने का हवाला देते हुए उस पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन फारूक ने इनकार कर दिया। परिजनों को शक है कि इसी बात को लेकर युवक ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान गुरुवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। परिजन जुबेर ने घटनाक्रम की जानकारी दी। ये सब पढ़ाई करता था। किस चीज की पढ़ाई कर रहा था? नीट की। और फिलहाल कहाँ रह रहा था? फिलहाल तो घर पे था। कौन सी जगह? माधोगढ़ी। क्या हुआ था बताइए। सर अरे वैसे ही बस अरे पता नहीं पोइजन ले गए। शादी का क्या इशू था? क्या हम तो ये बोल रहे थे, खाली कोई दबाव भी नहीं था, इसी बोल रहे थे तो आप शादी कर लो। एक ही बच्चा है हमारे, एक ही बच्चा है, एक बच्चे, 2 ही बच्चे हैं। अब ये इसी वजह से हमने बुलाया भी था। घर पे रहो आप, और कोई आते वाले देखने के लिए। अच्छा। हाँ, तो अब इसमें क्या दिमाग में बैठा ये। पढ़ाई क्या करता था ये? पढ़ाई तो 12वीं के बाद बंद हुई। 12वीं इन्होंने की गोपालगढ़ से। उसके बाद हमने नीट की तैयारी कराने के लिए कितने बहन भाई हैं? एक ही बहन है, एक भाई, एक ही बच्चा है। अलवर के अंबेडकर सर्किल के समीप एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया और उसके परिजनों को सूचना दी। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया है। जानकारी में सामने आया कि शहर के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी 26 वर्षीय संजय कुमार कोहली का बुधवार को जन्मदिन था। इसे मनाने के लिए वह अपने पुराने मकान चूड़ी मार्केट पहुंचा। संजय बाजार में आइसक्रीम लेने गया था और वापस लौटते समय रात्रि करीब 10 बजे अंबेडकर सर्किल के समीप एक वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक संजय उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मेट्सो कंपनी में कार्यरत था। संजय कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट नगर। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये इनका एक्सीडेंट के नाम से अपने अंबेडकर सर्किल पे हुआ था। किस चीज पे थे ये बाइक पे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये अपने घर से पुराने मकान से, मतलब चूड़ी मार्केट से ट्रांसपोर्ट नगर जा रहे थे। अकेले ही थे? अकेले। कौन सा वाहन ने मारे? कुछ पता लगा? 4 व्हीलर बता रहे। बताने वाले ने 4 व्हीलर बताया है। 4 व्हीलर? हाँ 4 व्हीलर बताई गाड़ी। तो कहाँ लगी इनके चोट? अभी सर ने देखा नहीं, तो देख कर मालूम पड़ेगा। मतलब रात को पुलिस ने क्या सूचना दी आपको? उसने तो कुछ भी सूचना नहीं दी हमको तो मतलब वहाँ से लड़का, मतलब कोई लेकर आया था, मतलब यहाँ अस्पताल के अंदर भी उनको। हाँ, तो हमको पास किसी ने फोन किया था हमारे पास, घर पर इनके पापा के पास, जब मालूम पड़ा हमको। अलवर के भाखेड़ा क्षेत्र में वारदात की फिराक में देसी कट्टा लेकर घूमते 2 आरोपियों को पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। अरावली विहार थाने के एएसआई शंकर लाल ने बताया कि इसकी सूचना सहायक पुलिस उप निरीक्षक इशराक खान को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो उनके पास एक देशी कट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों में अखेपुरा निवासी चंदन कश्यप और अभिषेक धीवर शामिल है। 12/2 को रात्रि की गश्त के दौरान इशराक एएसआई द्वारा मैं जाब्ता के दौरान गश्त सूचना मिली कि पायल गार्डन के पास जयपुर रोड पर कुछ लड़के हैं जिनके पास कुछ हथियार वगैरह हो सकता है, जो लूट खसोट के चक्कर में हैं। इस सूचना पर इशराक एएसआई मौके पर पहुंचे और 2 लड़के मिले जिनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम चंदन उर्फ चंदा पुत्र श्री शंकर कश्यप, दूसरे ने अभिषेक उर्फ फौजी पुत्र बाबूलाल कश्यप निवासी अखेपुरा होना बताया, जिनकी तलाशी ली गई थी। एक के पास देसी कट्टा निकला था जो खाली था, कोई राउंड नहीं थी उसमें। राउंड एक भी नहीं खाली था। हाँ, जो मौके पर ही जरी फट जब्त किया गया और इनको गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया। अलवर में बजाजा बाजार स्थित गोविंद देव मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और यह समारोह
15 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाकर रोशनी की जा रही है। मंदिर समिति सदस्य दीपचंद गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को गणेश पूजन, ध्वजारोहण, अतिथियों के सम्मान सहित 108 दीपकों से भगवान की महाआरती की गई। वहीं शोभा यात्रा में भगवान गोविंद देव फूल मालाओं से सजे रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान वृंदावन की इस्कॉन मंडली भी शामिल थी। शोभा यात्रा में भगवान राम दरबार का रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। रथ में सवार होकर भगवान गोविंद देव जी की राधा रानी के संग भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान भोलेनाथ शंकर का अघोरी दल तांडव नृत्य सहित अनेक प्रस्तुतियां दी गई। इस मंदिर को सेठ सेठानी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मंदिर का निर्माण महावर बंधुओं द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर की तर्ज पर हुआ है। यहाँ गर्भगृह में संगमरमर के सिंहासन पर भगवान गोविंद देव की प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर से लाई गई थी। मंदिर के चौक वाले क्षेत्र में चारों ओर चित्रकारी की हुई है और मंदिर में शिव परिवार एवं हनुमान जी महाराज की प्रतिमा भी है। मंदिर में हर साल स्थापना दिवस के अलावा झूला उत्सव, पोष बड़ा, राधाष्टमी, फागोत्सव, अन्नकूट, शरद पूर्णिमा और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाए जाते हैं, जबकि संचालन मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। आज भगवान गोविंद देव जी का महोत्सव है जो प्रति वर्ष 13 से 15 फरवरी तक मनाया जाता है। तो आज 13 फरवरी को हमने भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और ये प्रति वर्ष इसी प्रकार से निकाली जाती है। कल हमारे यहाँ पर रामचरितमानस के पाठ होंगे, परसों इसका समापन होगा, भंडारा होगा हवन के साथ में, और ये इसी प्रकार से गोविंद महोत्सव हम मनाते आ रहे हैं। ये शोभा यात्रा मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज लाल दरवाजा से प्रारंभ होकर के ये होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, भीड़ चौक, मन्नी का बड़ होते हुए फिर त्रिपोलिया होते हुए वापस मंदिर में जी पहुँचेगी। आज 13 तारीख को शोभा यात्रा गोविंद देव जी महाराज के शहर भ्रमण हो रहा है। ये अपने गोविंद देव जी मंदिर से घंटाघर, पंसारी बाजार, होप सर्कस, बस स्टैंड रोड होते हुए मालाखेड़ा बाजार, अशोका टकीज होते हुए फिर गोविंद देव जी महाराज भ्रमण करते हुए गोविंद देव जी। अलवर के सोमेश्वर महादेव मंदिर परिवार एवं श्याम परिवार की ओर से 3 दिवसीय तृतीय श्याम वंदना महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जेल चौराहे स्थित विजय नगर मैदान पर हो रहे महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा सुबह 9:30 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से रवाना हुई, जिसमें 1100 महिला श्रद्धालु शामिल थी। कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल विजय नगर मैदान में पहुंची। 14 फरवरी को सुबह 9:30 बजे यहाँ अखंड ज्योत के बाद नृत्य वाटिका का आयोजन होगा और खाटू श्याम जी की कथा होगी। साथ ही दोपहर 1 बजे से भंडारा होगा। 15 फरवरी को सुबह 10:30 बजे 108 कुंडी हवन होगा और शाम 6:15 बजे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें संदीप सुल्तानिया, लखवीर सिंह लखा, हेमंत ब्रजवासी, नम्रता, विकास अग्रवाल और संजय शर्मा श्याम बाबा का गुणगान करेंगे। इस दौरान कोलकाता के फूलों से श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। वहीं 56 भोग की झांकी सजाने के साथ ही इत्र वर्षा होगी। इसके अलावा विनोद म्यूजिकल ग्रुप भी शामिल होगा। आज अलवर की धरती पे जो बाबा का भव्य शोभा यात्रा, पद यात्रा, कलश यात्रा के जो दर्शन हो रहे हैं, अद्भुत है। मैंने भारतवर्ष में बहुत जगह गए, लेकिन यहाँ का उत्साह और प्रेम और जो भाव देखे हैं वो अद्भुत लग रहा है। जैसे लग रहा है बाबा सबके अंदर बढ़ के और एक से एक साथ चल रहे हैं। ऐसी कलश यात्रा जितनी भी महिलाएं हैं सबके मुखारबिंद में ऐसी मुस्कान ठाकुर ने भरी है कि एक एक का ऐसा लग रहा है कि हमारे बाबा हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आज 13 तारीख बाबा की विशाल ध्वज यात्रा निकल रही है। श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ एवं शाम तृतीय श्याम वंदना महोत्सव के उपलक्ष्य में, जिसमें अखंड ज्योति पाठ 14 तारीख को होगा, जिसमें संदीप सुल्तानिया जी हमारे बाबा का पाठ करेंगे। 15 तारीख को बाबा का कीर्तन, भव्य कीर्तन है, जिसमें लखवीर सिंह जी लखा, हेमंत ब्रजवासी वगैरह ये सब जाएंगे। आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा 17वां वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह अलवर के तिजारा रोड स्थित ऑर्चिड गार्डन में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के वन मंत्री एवं शहर विधायक संजय शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विंग कमांडर सतीश शर्मा, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, डीएसपी जितेंद्र नावरिया, भाजपा नेता पंडित जले सिंह और पार्षद सतीश यादव उपस्थित रहे। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा आरजू जांगीर,
दक्षिता शर्मा और पलक जैन में से प्रत्येक को 21,000 रुपए का चेक दिया गया। अन्य 300 प्रतिभावान विद्यार्थियों और खेल में विजेता खिलाड़ियों का भी सम्मान हुआ। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थियों को 100% अंक दिलाने वाले अध्यापकों को प्रति छात्र 3100 रुपए का पुरस्कार मिला। आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक एडवोकेट मगन सिंह सैनी ने सभी का आभार प्रकट किया। वहीं प्रधानाचार्य मंजू ओजट, स्टाफ सदस्यों सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गई। इस सभागार में उपस्थित बच्चों को भी उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना देना चाहूँगा। और जैसा कि आदरणीय मगन सिंह जी ने बताया कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले 3 बच्चे, विशेष रूप से दीक्षा शर्मा, आरजू जांगेड़ और पलक जैन, इन्होंने 98% के अंक प्राप्त करके जहां एक और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित किया, इस संस्था का नाम गौरवान्वित किया और विशेष रूप से अलवर शहर का नाम गौरवान्वित किया। इन तीनों बच्चों को इस मंच के माध्यम से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ मुझे बताया गया कि 30 ऐसे ऊर्जावान बच्चे हैं जिन्होंने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं इस कार्यक्रम में आया तो इस भाव से था कि पूरा कार्यक्रम देखूंगा, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, कई उद्घाटन है, उसमें मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन माननीय भजन लाल जी ने, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो प्रभार मुझे दे रखा है वो वन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। उसमें मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे अभिभावक गणों से, टीचर से और इस सभागार में उपस्थित प्यारे बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि एक पौधा हम ज़रूर लगाएं, चाहे अपने जन्मदिन पे लगाएं, चाहे अपने पूर्वजों की याद में लगाएं, चाहे अपनी माँ के साथ लगाएं, माँ नहीं है तो माँ की याद में लगाएं, क्योंकि प्रकृति से हमने बहुत कुछ लिया है लेकिन प्रकृति को हमने लौटाया नहीं। आज हम जो पौधा लगाएंगे आने वाले समय में वो वृक्ष बनेगा और जो आने वाली पीढ़ी है, जो प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको बहुत बड़ी सौगात में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए हम पौधा लगा करके बहुत बड़ी सौगात उनको दे सकते हैं। और वन मंत्री के नाते मैं आदरणीय मगन सिंह जी से एक आग्रह करूंगा कि आपके 3 बच्चे जिन्होंने 98% अंक हासिल किए हैं और 30 वो बालक बालिकाएं जिन्होंने 90% अंक हासिल किए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सिरिस्का जंगल घुमाने की जिम्मेवारी मेरी है। गुरु एक वो स्थिति होती है जिसको हमेशा अगर आप पूजते हैं तो शिष्य को अगर इस पृथ्वी पर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ गुरु दे सकता है। माता पिता जन्म देते हैं लेकिन गुरु, मुझे ध्यान है मैं एक छोटे से गांव से निकला हूं, अलवर के ही, और 3री-4थी क्लास में जिस गुरुजी ने पढ़ाया था, जब मैं पायलट ऑफिसर बनकर आया तो अलवर के रेलवे स्टेशन पर वो मिल गए। जो मेरी पहली तनख्वाह थी, मैं सोच रहा था कि अपने बाप को ले जाकर दूंगा, लेकिन जब गुरु मिल गया तो उनको शॉल पहनाया और वो प्रथम तनख्वाह देकर के जब मैंने पैर छुए तो उनको दिखना कम हो गया था, लेकिन मेरी आवाज से वो पहचाने, अरे ये वो सतीश तो नहीं है। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मुझे भी आप सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला। उसके लिए मैं भाई साहब मगन जी को, हमारे प्रदीप जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में, इस स्कूल के फंक्शन में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए आपका पूरी टीम का, पूरी एजुकेशन सोसाइटी का, सभी आयोजनकर्ताओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारी बहन जी पूजा कपिल जी भी यहाँ बैठी हैं, सभी सम्मानित अभिभावक भी बैठे हैं, सभी प्यारे बच्चों, मैं तो आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि इतनी अच्छी संस्था के सानिध्य में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं और इस अलवर का नाम आप ऊंचा करो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनो, अच्छे अपने क्षेत्र का नाम करो।
अलवर के अंबेडकर नगर स्थित डंपिंग यार्ड में कचरा बीनकर पालन पोषण करने वाले लोग गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में पहुंचे। साथ ही आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर डंपिंग यार्ड में लगे जमादार कर्मचारी और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। यहां मौजूद भारत ने बताया कि करीब 20 परिवार कई सालों से डंपिंग यार्ड में कचरा बीनकर पॉलीथीन और प्लास्टिक अलग कर बेचते हैं, लेकिन वहां निगम कर्मी पैसे मांगते हैं और मारपीट भी करते हैं। ऐसे में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। बाबूजी हम कचरा बीनते हैं, बस हमारा बालक भूखा मर रहे हैं, हम कहाँ जाओ फिर यहाँ सब हमारा कबाड़ा काला कोई धंधा भी नहीं है जी। कहाँ पे कचरा बीनते हैं? यहाँ अम्बेडकर नगर में बाबूजी 3 डंपिंग ग्राउंड पे। कौन मना कर रहा है बाबू? मुखराम मना करता है बाबूजी, और एक वो गार्ड साहब है। क्या बोलते हैं? बाबूजी 100 रुपए दो जब जाकर बीन बजेगा। किस बात के पैसे मांगते हैं? बाबूजी हम पन्नी बीनते हैं, किसी की चोरी थोड़ी कर रहे हैं हम। अब बाबूजी हम कहाँ जाओ, हमारा काला कोई धंधा भी नहीं है। मारपीट कौन करता है? वो गार्ड साहब करते हैं बाबूजी। आपने तो बिजनेस साहब को शिकायत की? हाँ जी भाई साहब खूब शिकायत की थी, लक्ष्मण मीना से भी भाई साहब से। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाव नहीं है बाबूजी। हम कहाँ जाओ अब? या तो हमको नौकरी दिवाते बाबूजी, हम तो भाई वहाँ बीनना भी छोड़ देंगे, आप नौकरी दिवाते होगा तो। नहीं तो बाबूजी हमको देखो अपना बालक पढ़वाना है, हमारे उस कला कोई वो नहीं है धंधा। कितने साल से पन्नी बीन रहे हो? बाबूजी ज्यादा नहीं तो 20-1 साल से बीन रहे, 20-25 साल से। वहीं पे? हाँ जी हम 20-25 साल से कचरा बीनते हैं और साहब हमारा गुजर बसर ये इसी से होता है। और दूसरी बात ये है हमारे को 4-5 दिन से बीनने नहीं दे रहे और पैसे मांगते हैं साहब 100 रुपए। मुखरा में और एक वो गार्ड है साहब, वो घुसने नहीं देते, लाठी उबारते, मार में पीट बागी दौड़ देते, यहाँ से अतिक्रमण की गाड़ी बुला लेते साहब। क्या बोलते हैं आप? भाई हम नहीं बीनोगे भाई, अब तो साहब हम जाए कहाँ ही बता। कितने साल से यही काम कर रहे हो? साहब हम 25 साल हो गए साहब, हम आधी उम्र कट गई हमारी वहाँ से बीन के। कौन पैसे तो कौन मानता है? मुखरा में साहब यही मांगता है साहब। और वहीं अलवर शहर के 200 फीट रोड स्थित डंपिंग यार्ड को सड़क से हटाकर साइड में बनाया जा रहा है। यहां मौजूद ठेकेदार शुभम ने बताया कि 20 से 25 दिन में इस डंपिंग यार्ड को बनाकर नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। इसे 2 माह के अंदर पूरा करने के निर्देश हैं, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही कार्य पूरा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। 20-25 दिन में हो जाएगा। नीचे की फर्श भी पक्की करेंगे? हाँ सारे काम है। और ये बाउंड्री आपकी? हाँ। तो अब वो कब तक पूरा करने का टारगेट दिया गया है? वर्क ऑर्डर में क्या नाम है 2 महीने टाइम है, उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो सर इसमें उपयोग के लिए कब तक शुरू हो जाएगा ये आपके लिए पिछले अगले 10-15 दिन में उपयोग के लिए रेडी हो जाएगा। अभी भी काम आ ही रहा है प्योर में, 15-20 दिन में हो जाएगा। चलो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से? 15-20 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। नौगावा थाना क्षेत्र के ग्राम टीकरी में 2 साल की बालिका गर्म दलिये से झुलस गई। उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के पिता शौकीन खान ने बताया कि उनकी बालिका घर में खेल रही थी और चूल्हे के पास में गर्म दलिया रखा हुआ था। अचानक बालिका दलिया के बर्तन पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से झुलस गई। गेहूं का दलिया था, भैंस हो गई उसमें गिर गई। कहाँ पे हो रहा था ये दलिया? घर पे ही है। चूल्हे? हाँ नहीं, चूल्हे से उतार रखा था नीचे। ये क्या कर रही थी? पता नहीं कहाँ से घूम के खेलती आ गई। कहाँ जला है? इसके पूरे बैक में है। पैर भी जल गए? हाँ पैर भी। उसके बाद कहाँ लेके गया? इधर ले गए। गौरतलब है कि बच्चों के इस तरह घर में झुलसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इसके पीछे प्रमुख वजह परिजनों की लापरवाही है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908।
अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 एंड 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा
कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा पंचायत समिति में बनाए गए नए राजस्व गांवों और ग्राम पंचायत की आबादी के आधार पर उचित परिसीमन की जरूरत बनी हुई है। यदि परिसीमन बिना राजनीतिक दबाव के हो तो 2 से 3 नई ग्राम पंचायतों का नव सृजन हो सकता है। साथ ही पिछले परिसीमन के दौरान बनाई गई ग्राम पंचायतों में शामिल गांव की दूरी और जनसंख्या को मापदंड बनाने में मशक्कत करनी होगी। पिछली सरकार के दौरान कई ग्राम पंचायतों में ऐसे गांव शामिल कर दिए गए जो 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर थे। ऐसे गाँव को नजदीक की ग्राम पंचायत में शामिल कर विकास को गति दी जा सकती है। शासन सचिव ने जिला कलेक्टर की ओर से भेजे गए नवीन राजस्व गांव बनाने के लिए स्वीकृति दी है। इनमें मालाखेड़ा की माधोगढ़ पंचायत के इंदोक राजस्व गांव की जनसंख्या 2611 है। इससे जुड़े हुए छोटे इंदोक को नवीन राजस्व गांव बनाया गया है। इसकी आबादी 692 है। साथ ही मूल गांव से दूरी करीब 1.25 किलोमीटर है। इसी तरह मालाखेड़ा में नवीन राजस्व गांव नंदगांव, कैरवाड़ा में ढीवरवास और मीनाबास, भड़कोल में अहिर का तिबारा और कैरवावाल में कागपुर बनाए गए हैं। माधोगढ़ ग्राम पंचायत में फिलहाल करीब 7105 की जनसंख्या है, जबकि नए नियम के अनुसार 5500 जनसंख्या ही रहनी चाहिए। इसमें करीब 5 किलोमीटर से अधिक दूरी का इंदोक गांव भी शामिल है। इस गांव में पास के 2 गांव शामिल कर इसे नई ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है। उधर एसडीएम नवजोत कंवरिया और तहसीलदार मेघा मीणा के अनुसार पूरी प्रक्रिया की कवायद जारी है। साथ ही 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के जारी दिशा निर्देश की पालना की जाए बगैर किसी भेदभाव और राजनीतिक दबाव के, तो पंचायत समिति मालाखेड़ा में 2 से 3 नई ग्राम पंचायतों का सृजन हो सकता है। गांव की सरकार बन सकती है तथा पूर्व में किए गए परिसीमन का फिर से भी इसमें वर्कशॉप की जाए तो संबंधित ग्राम पंचायत के पास ही गांवों को जोड़ा जा सकता है, जो कि पिछले परिसीमन में 3 से 5 किलोमीटर दूरी तक लगा दिए गए थे। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा के गांव मंडावरा में गत रात्रि भगेरे के आने से खलबली मच गई। यह भगेरे एक श्वान का शिकार कर उसे पेड़ पर ले गया। राजपूत मोहल्ले की पहाड़ी पर सुबह ग्रामीणों ने देखा कि पेड़ पर श्वान का शव लटका हुआ था। उधर ग्रामवासी रोहतास शर्मा, पूर्व सरपंच बाबूलाल शर्मा, त्रिलोक सिंह और योगेंद्र सिंह के अनुसार सरिस्का के आसपास स्थित गाँव में भगेरे जैसे वन्य जीव पहुँच जाते हैं। ऐसे में संबंधित कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पंचायत बालेटा कि मंडावरा जो पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ है, सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र से लगा हुआ है, वहाँ पर कई बार बघेरे ने आकर गौवंश व हमारा मवेशी का शिकार किया है। बीती रात्रि भी एक बघेरे ने श्वान का शिकार किया और उसको शिकार करने के बाद ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और उसको लटका दिया। इसको लेकर मंडावरा गांव के लोगों में भय व्याप्त है। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा क्षेत्र के सुमेल गांव स्थित वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में 3 दिवसीय समारोह का समापन हो गया है। महाराजा सूरजमल जयंती कार्यक्रम के साथ यह समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर जाट समुदाय के गणमान्य जनों ने महाराजा सूरजमल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। महिला नेता कमलेश चौधरी ने बताया कि जाट समाज को वीर तेजाजी के ध्वज के नीचे संगठित होकर कार्य करने होंगे। हमारा जाट समाज है, इन्होंने एक गौरवशाली ऐतिहासिक कदम उठाया है। तेजाजी महाराज के मंदिर के प्रांगण में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। ये एक जाट समाज की एक अच्छी पहल है। महाराजा सूरजमल की जयंती आज मनाई जा रही है, जिसके कार्यक्रम की आज समाप्ति है। और जाट समाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एकता और अखंडता को बनाए रखें और आपसी प्रेम भाव बनाए रखें। उधर कार्यक्रम में राम भरोसे, बने सिंह, विजय, श्रीराम, पप्पूराम, सुरेश, रामजती, महावीर प्रसाद, रामस्वरूप सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उमरेन पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को जन सुनवाई की गई। उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर के समक्ष आधार कार्ड में सीडिंग सहित अन्य परिवेदनाएं रखी गई। इस मौके पर अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उधर प्रधान दौलत राम ने बताया कि समय पर विकास कार्य करने एवं लोगों की समस्याएं दूर करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसे लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। पंचायत समिति उमरेन के अंदर जन सुनवाई, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान सरकार, भजन लाल सरकार में कोई हमारे ऑफिस से निराश होकर ना जाए और जनता के समय पे काम हुए, ऐसे हमारे सरकार के कर्मचारियों से आदेश है। प्रधान जी, ऐसा लगता है कि कहीं
प्रचार और प्रसार की कमी रही है। इस कारण यहाँ पे जो आज की जन सुनवाई है उसमें कहीं भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिली है। क्या कहना चाहते हो? भीड़ भाड़ क्या, फसल वसल का भी टाइम हो रहा है और गांव के अंदर कैंप लग रहे हैं, भीड़ उनके अंदर है, लोगों के अंदर, इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है। गांव-गांव में कैंप लग रहे हैं। भजनलाल सरकार चाहती है कि लोग किराया भाड़ा लगा के यहाँ ना आए। गांव-गांव में भी समस्या है, जैसे आज हाजीपुर के अंदर कैंप हैं तो लोग वहाँ पे भी अपने एकत्रित है, इसलिए यहाँ पे जो काम वाले लोग हैं वही आ रहे हैं, फालतू भीड़ नहीं आ रही। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं सरकार की मंशा अनुसार कार्य करेंगे? जी, सरकार की मंशा है, कर्मचारियों की भी मंशा है और जनता में संदेश है कि भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार, फटाफट से काम चल रहे हैं। उमरेड पंचायत समिति कार्मिकों ने पंचायती राज शासन सचिव एवं आयुक्त के आदेश के संदर्भ में सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इसमें फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में ग्राम विकास अधिकारियों को ई-केवाईसी जैसे कार्यों से मुक्त करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के अनुसार इस योजना का नोडल विभाग राजस्व विभाग है। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्य की अधिकता देखते हुए उन्हें इन कैंप में नहीं लगाया जाए। फार्म रजिस्ट्री शिविरों में ग्राम विकास अधिकारियों को जो ई-केवाईसी और राजस्व विभाग के कार्यों में लगाया है उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया कि हमें और कार्य हमारे पास बहुत है, इनसे मुक्त किया जाए। और वहाँ से एक लेटर भी प्राप्त हुआ है ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग से, उसको लगा के इन्होंने अटैच करके माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय सीओ साहब के लिए ज्ञापन। सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय स्थित निक भवन में गुरुवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत यह ट्रेनिंग वन विभाग एवं फ्रांस सरकार के सहयोग से हो रही है। वहीं यह परियोजना देश के 13 जिलों में संचालित की जा रही है। प्रशिक्षण में 65 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण एवं विकास है। उधर इस दौरान सामाजिक वानिकी की उप वन संरक्षक काव्या एवं वन्य जीव उपवन संरक्षक अभिमन्यु सारण ने मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही विषय विशेषज्ञ धर्मेंद्र गौतम एवं हेमंत दीक्षित ने प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया। साथ ही एसीएफ चेतन कुमार और प्रशांत कुमार गौड़ का भी योगदान रहा। जीवन ज्योति परियोजना के तहत राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं की बैठक की गई। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम ढंड में हुई बैठक में कम्युनिटी मोबिलाइजर सुरेश नंदवा ने नेत्र स्वास्थ्य सहित लक्ष्मणगढ़ सीएससी में खोले गए विजन सेंटर की जानकारी दी। उधर नेत्र स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर गाँव में रैली भी निकाली गई। इसका संचालन आशा सहयोगिनी विमला देवी, कमलेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूनम शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता द्वारा किया गया। मेरा नाम विमला देवी है। आज गांव ढंड में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के द्वारा नेत्र जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बुधवार को मुंडावर की ग्राम पंचायत रानोट में रात्रि चौपाल की, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने ग्राम सबलगढ़ को ग्राम पंचायत में क्रमोन्नत करने, सड़क, पेयजल कनेक्शन, शमशान की 4 दीवारी, पेंशन अतिक्रमण और अवैध शराब बिक्री आदि से जुड़े परिवारों पर हिदायत दी। वहीं कुल 14 परिवार दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर ने जल संरक्षण और सौर ऊर्जा के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई, तहसीलदार लोकेश चौधरी, सरपंच की भी मौजूदगी रही। तिजारा नगर परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वर्ष 2025-26 के लिए 33 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। गुरुवार को चेयरमैन झब्बूराम सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बजट पर चर्चा के दौरान पार्षद कालू और सुल्तान पालीवाल के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। उधर पार्षद रामेश्वर सैनी ने नगर परिषद के आय स्रोत बढ़ाने को लेकर पट्टा देने की मांग रखी। साथ ही पार्षद कालू ने सेप्टिक टैंक खरीदने और शमशान घाट एवं कब्रिस्तान पर निर्माण कार्य करने के लिए कहा। वहीं शारदा सैनी ने रोड लाइट और सफाई व्यवस्था लचर होने के पीछे लापरवाही को वजह बताया। झब्बूराम जी सैनी जी की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग रखी गई है, जिसमें 30 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके अलावा भी विभिन्न विकास कार्यों के एजेंडे रखे थे, उन एजेंडों पर चर्चा हुई है और सर्वसम्मति से एजेंडे पास भी हुए कुछ, और कुछ एक पे आपत्ति थी तो उनमें यथास्थिति भी रख दी है। नल बिजली एनओसी का शुल्क निर्धारण पे चर्चा थी तो उसको सभी पार्षद साहिबानों द्वारा बोर्ड द्वारा यथास्थिति रख दिया गया है।
उसके अलावा जैसे जितनी भी नगर परिषद की जमीनें हैं ये ऐसे उन पे बाउंड्री वॉल करने पर या और लाइट से संबंधित लाइट व्यवस्था को सुचारू करने हेतु विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। उधर परिषद आयुक्त मनीषा यादव ने बताया कि बजट स्वीकृति के अलावा फायर प्रमाण पत्र और नल बिजली एनओसी शुल्क का निर्धारण किया गया। साथ ही घर घर से कचरा संग्रहण की योजना को मंजूरी दी गई। विरामपुर में शमशान घाट के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। बैठक में उपसभापति हरीश सांवरिया, अग्निशमन अधिकारी श्याम सुंदर यादव सहित पार्षदों और अन्य कार्मिकों की उपस्थिति रही। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने राज्य सरकार में जबरदस्त गुटबाजी का आरोप लगाया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का उदाहरण देते हुए मिश्रा ने कहा कि भाजपा में वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर मीणा को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल में यादव समाज का एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि वसुंधरा सरकार के समय डॉक्टर जसवंत यादव अलवर जिले से मंत्री थे। भजनलाल सरकार में भी जसवंत यादव के अलावा बाबा बालकनाथ मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन इस समाज की उपेक्षा की गई है। राज्य सरकार में खींचतान है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कभी फोन टेपिंग हो रहा है, कभी इस्तीफा देते हैं, कभी विधानसभा में जाने से मना करते हैं, कभी माफ़ी मांगते हैं। तो इस तरह के नाटक देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए, किरोड़ी लाल जी जैसे वरिष्ठ नेता की इंसल्ट कर रहे हैं रोज। तो ये अब वो बेचारे अपनी बात को जनता के बीच में लेकर जाते उनको नोटिस दे रहे हैं। अब मैं तो किरोड़ी जी से कहना चाहता हूँ, आप तो हमारे हाईकमान से बात करो, छोड़ो इस बीजेपी कुछ नहीं रखा है इसमें। पहले भी ने किरोड़ी जी के साथ चोट करी जब बेचारे छोड़ के चले गए। अब इनका भी मन पता नहीं क्यों वहाँ बीजेपी में लगता है खूब बेइज्जती भी कराते हैं, वहीं रहते हैं। नहीं ये कहते भाई आ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने तुलसी वा घर मत जाइयो चाहे कंचन बरसे में। इतनी बेइज्जती करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में किरोड़ी जी को नहीं रहना चाहिए। लेकिन सरकार को सर बनाने में किरोड़ी लाल डॉक्टर की काफ़ी भूमिका थी। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उनको उस हिसाब से मान सम्मान नहीं मिल रहा। और सरकार में आदमी है, उनको मान सम्मान देना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। सर भाजपा में गुटबाजी देखने को मिल रही है। गुटबाजी तो आज से है क्या? भाजपा में शुरू से गुटबाजी है और ये तो आगे भी इनमें रहेगी। आज किरोड़ी लाल जी की बेइज्जती कर रहे हैं, कल किसी दूसरे वरिष्ठ नेता करेंगे। हमारे अलवर में डॉक्टर जसवंत जैसे आदमी को मंत्री नहीं बनाया इन्होंने। वो वरिष्ठ नेता है, पहले पिछली सरकार में मंत्री रहे थे बीजेपी में। यादव समाज का कोई मंत्री नहीं है पूरे मंत्रिमंडल में। बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री ख्वाब देख रहे थे, उनको बेचारे को मंत्री भी नहीं बनाया और बर्फ मोहर लगा दिया। वो तिजारा में घूमते रहते हैं, उनकी चल नहीं रही चौनी, उनके कहने से कोई अधिकारी नहीं लग रहे। तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो वरिष्ठ नेता है उनकी इंसल्ट नहीं करें, उनको साथ लेकर चले। अपन सब लोग मिलजुल करके रहे, ऐसा नहीं है। बेइज्जती मत करो अपने परिवार के आदमी। और वहीं कांग्रेस ने आगामी राज्य बजट में डीजल पेट्रोल से वैट कम करने की मांग उठाई है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इससे परिवहन भी सस्ता होगा और महंगाई पर नियंत्रण हो सकेगा। इसके अलावा राज्य सरकार को मध्य प्रदेश के साथ किए गए ईस्टर्न कैनाल समझौते को सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही स्पष्ट करना चाहिए कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा। सर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार का भी बजट आना है और प्रदेश की जनता को सस्ते डीजल पेट्रोल का इंतजार है, जबकि राजस्थान में सबसे महंगा पूरे देश में डीजल पेट्रोल बिक रहा है। सरकार का जो वेट है जीएसटी सबसे ज़्यादा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब कांग्रेस का राज था तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी रोज पुकारते थे डीजल पेट्रोल सस्ता करो, वेट घटाओ। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के बराबर रेट करो डीजल पेट्रोल की। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप डीजल और पेट्रोल को जीएसटी हटा दो, इसकी जीएसटी में शामिल कर लो, तो अन्य प्रदेशों से सस्ता ही हो जाएगा यार। और जब डीजल पेट्रोल सस्ता होगा तो बट नेचुरल है कि भाई महंगाई भी कम होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा। तो अगर राजस्थान की सरकार वास्तव में राजस्थान की 8 करोड़ जनता को रिलीफ देना चाहती है बजट में, तो सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल पर वेट हटा दे। दूसरे मैं कहना चाहूँगा
कि ERCP जिसका इन्होंने नाम बदलकर राम सेतु योजना कर दिया, तो अच्छी बात है, चलो भगवान का नाम कर दिया इन्होंने, हम भी राम भक्त हैं, लेकिन राम सेतु का MOU तो लाए, कहाँ है वो? पिछला बजट खा गए ये लोग ऐसे ही, अब नए बजट में रोज नाटक कर रहे हैं। MP से क्या इन्होंने समझौता किया है, केंद्र सरकार से क्या इनका MOU हुआ है, कौन कौन से जिले को इन्होंने शामिल किया, उसके कितना क्यूसिक पानी राजस्थान को मिलेगा, कितना MP को मिलेगा, कितना स्टोरेज रखेंगे, ये सारी चीज जनता के बीच में तो लाए। ये काफी भाषण भी रोके काम चला रहे हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि डीजल पेट्रोल से तो GST हटा दे और ERCP का MOU, उसमें राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, क्योंकि ERCP का 70% काम तो अशोक गहलोत सरकार ने कर दिया, नवनेरा बांध बना दिया, इसरदा बांध बना दिया। अब इनको उस पानी तो लाना है, तो अशोक गहलोत जी की जो योजना थी उसको पूरा करें, प्रदेश की जनता को पानी से राहत दिलाए। अभी शहर में त्राहिमाम हो रही है सर्दियों में, 1 साल से हल्ला मचा रखा है भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने। कभी कहते हम सिली सेठ से पानी लाएंगे, कभी कहते हम फलां जगह से पानी लाएंगे, कभी कहते हम सिली सेठ में बोरिंग कराएंगे। 1 साल में अभी तक वो बोरिंग सैंक्शन नहीं हुई इनकी। तो इनसे मेरा तो इतना सा निवेदन है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए धरातल पर काम करें, भाषणवीर नहीं बने। भाषणवीर बनोगे तो जनता आने वाले चुनाव में तुमको भाषणवीर ही बना देगी। राज वैसे भी कांग्रेस का रहा, आम जनता त्राहिमाम कर रही है और कहने लगी भाई अशोक गहलोत जी का राज जो कांग्रेस सरकार का राज था उससे बढ़िया राज नहीं हो सकता। LPS विकास संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि पद्मश्री लक्ष्मण सिंह, पूर्व IAS KC गुमरिया, संजय राणा, गांधीवादी विचारक सुरेश चंद्र शर्मा, राजेंद्र यादव और MD शर्मा रहे। पर्यावरणविद राम भरोसे मीणा ने बताया कि संस्थान द्वारा पानी, पेड़ एवं पर्यावरण को लेकर कार्य कर रहे लोगों और विद्यार्थियों को वृक्ष मित्र सम्मान भी प्रदान किया गया। उधर अतिथियों सहित संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रताप मीणा ने अपने विचार रखे। ब्रह्म कुमारीज की बुर्जा शाखा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव ध्वजारोहण से हुआ। इस अवसर पर अलवर मुख्य सेवा केंद्र से ब्रह्म कुमारी ममता भी उपस्थित रही। उन्होंने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया। साथ ही कहा कि उन्होंने बताया कि शिव परमपिता को अपनी बुराइयां अर्पण कर हमें विषय विकारों को त्यागना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन भी हुआ। साथ ही ब्रह्म कुमारी अनुभा एवं संध्या ने भी अपने विचार रखे। आज ब्रह्मा कुमारी के बुर्जा सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में शिव का झंडारोहण किया गया। ग्रामवासियों ने बहुत उमंग उत्साह से भाग लिया। सच्ची शिवरात्रि मनाने का संकल्प किया। मन को सच्चा शिवालय बनाना है। शिवरात्रि पर विषय विकारों को त्यागना है। शिवरात्रि पर अपने श्रेष्ठ संग की कमाई करनी है। परमात्मा शिव को अपनी बुरी आदतें अर्पण करनी है। जीवन में शुद्धता, सत्यता, सात्विकता हो, ऐसे महान संदेश के साथ आज यहाँ महाशिवरात्रि पर्व मना। शिव बाबा को भोग लगा और अब सभी ग्रामवासी यहाँ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। शिव का भंडारा भोलेनाथ का भंडारा है। ओम शांति। आने वाली शिवरात्रि के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेहतर इलाज नहीं मिलने पर आरती बालिका गृह की बच्ची ने तोड़ा दम, घोर लापरवाही हुई उजागर। बहादुरपुर में सब रजिस्ट्रार के रीडर को घूस लेते किया ट्रैप, रजिस्ट्री करवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने जहर खाकर दी जान। गोपालगढ़ के ग्राम माधोगढ़ का था निवासी। और धूमधाम से मन रहा गोविंद देव मंदिर का स्थापना दिवस। वहीं विजयनगर मैदान पर शाम वंदना महोत्सव का हुआ शुभारंभ। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।